Hello dear students, welcome to online class 80. Today we will discuss first chapter of class 10 science, chemical reaction and equation. This chapter comes under chemistry. As you know, you have to study three branches of science, chemistry, physics and biology. So this is chemistry and this is first chapter of class 10th, chemical reaction and equation. Before going to the chapter, we should know changes around us. What do you mean by changes around us? हमारे आसपास के बदलाव. हमारे आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं वो दो तरह के हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. You have already studied this in your earlier previous class 9th, right? फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं, उनके सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आते हैं. फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस that there no new substances are found. यानी कि वैसे चेंजेस जहां पर न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं. ठीक है. केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फाउंड. यानी केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जहां पर न्यू सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना. ठीक है. ये किसका एग्जांपल है? कर्ड फ्रॉम मिल्क. केमिकल चेंज का, क्योंकि वो दूध जो है वो कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बन चुका है, दही बन चुका है. फिजिकल चेंज का मैं एग्जांपल देता हूं. सपोज हमने क्या किया, किसी चीज को, ये मैंने कागज लिया और इसको बेंड कर दिया, तो ये हो गया फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हम चीजों को वापस ला सकते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल कोई एटम वगैरह में बदलाव हम नहीं करते, तो इसे हम खोल देंगे तो वापस से ये ऐसे हो जाएगा. तो फिजिकल चेंजेस में बेंडिंग वगैरह एग्जांपल आ जाते हैं. किसी चीज का मुड़ना, किसी चीज का पिघलना. मोम का पिघलना क्या है? फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंज में क्या होगा कि कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, हम वापस नहीं ला पाएंगे. एक हमारे पास कंफ्यूजन है कि हम लोग जो फ्रूट्स या फिर जो सैलड बनाते हैं, सलाद बनाते हैं, उसको काटते तो क्या बनता है? वो खीरा को काट दिए, क्या बना? कुकुम्बर को काटे थे, तो वो कुकुम्बर से कुकुम्बर हीरा, हमने सिर्फ उसका शेप चेंज किया है. वापस से हम लोग स्टिक करके वो खीरा बना सकते हैं. ठीक है. गम वगैरह से चिपका करके. तो सलाद बनाना ये फिजिकल चेंज है. अच्छा, अलमीरा का जंग लगना क्या है? केमिकल चेंज है. ठीक है. दूध से दही बनना केमिकल चेंज है. किसी भी चीज का जलना केमिकल चेंज है. ठीक है. पेड़ों को काटना कौन सा चेंज होगा? ये फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि वापस से वहां पर हम न्यू पेड़ उगा सकते हैं. और पेड़ से न्यू चीज क्या बना? कुछ नहीं बना. पेड़ का पेड़ ही, लकड़ी का लकड़ी ही रहा. तो फिजिकल चेंज. यानी जिसमें चीजें नहीं बदली वो फिजिकल चेंज, और जिसमें चीजें बदल गई उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे. तो आज हम लोग वही केमिकल चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में. राइट. सो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ठीक है. यदि आप लोग जान गए हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर होता है, तो अब हम आते हैं डायरेक्ट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. ठीक है. इसे जानना बहुत जरूरी है. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? द रिएक्शन in which new substances with new properties are formed, called chemical reaction. यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस यदि बना तो उसके गुण भी न्यू होंगे, न्यू प्रॉपर्टी होंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. यानी कि द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज C+O2. ठीक है. ये देखिए, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है. हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है. ये क्या बन जाता है? CO2. ठीक है. क्या हुआ? C+O2 CO2. कार्बन, सपोज दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट में कार्बन प्रेजेंट है. तो किसी भी चीज को अगर हम जलाते हैं, सपोज ये पेपर में भी कार्बन प्रेजेंट है, आप लोगों को पता होगा. तो किसी भी चीज को हम जलाएंगे, मतलब उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा. और ये कंप्लीटली क्या है? गैस है. यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली कार्बन से क्या है? अलग है. मतलब यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बन गया. कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से हम कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर तो नहीं बना पाएंगे. ठीक है. फिजिकल प्रोसेस से नहीं बना पाएंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं. H2+O2. हम क्या बना लेंगे? H2O. ठीक है. अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझा रहा हूँ. ठीक.
H2O। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये H2 क्या है, गैस है, O2 भी गैस है, लेकिन H2O क्या हो गया, वाटर, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसमें चेंज हो चुका है, पानी में, और इसका नया गुण है। ठीक है, तो इसको क्या फिजिकल प्रोसेस से हम फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील कर पाएंगे? नहीं, इसे हम केमिकल प्रोसेस से हम लोग ये कर पाएंगे, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा चेंज जिसमें हम जो न्यू सब्सटेंस बनाए हैं उसको फिर वापस नहीं ला सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से ला सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से नहीं ला सकते, तो उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन हम कैसे पहचानेंगे? हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट अ केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड? कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ? तो उसके कुछ गुण हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या क्या गुण हो सकते हैं? तो फर्स्ट, ये जो मैं गुण लिखवा रहा हूं, ये गुण से पहचाने जा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है वहां पर गैस इवॉल्व हो। ठीक है, गैस कम्स आउट आफ्टर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जब गैस निकलता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या कुछ एग्जाम्पल है इसके? हाँ, ऑब्वियसली किसी भी चीज को आप जला दो, ठीक है, किसी भी चीज को आप जला दो, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी सपोज हमने कोई चीज को जलाया तो बना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। इट मींस ये कौन सा है, क्या बोलेंगे हम इसे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले जानो बच्चों कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया कि एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस लेफ्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सपोज कि हमने केमिकल रिएक्शन करवाया, किसका रिएक्शन हम लोग करवा लेते हैं? जैसे सपोज कि हमें प्रेसिपिटेट बनाना है, तो अगर हम कर लेते हैं रिएक्शन AgNO3 प्लस KCl का, ठीक है, AgNO3 प्लस KCl का रिएक्शन करवाते हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये क्लास 9th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि हाउ टू फॉर्म केमिकल इक्वेशन, राइट। हमें एलिमेंट्स दिए जाते थे और हम केमिकल फॉर्मूला बना लेते थे। तो यहाँ क्या है? सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका AgCl प्लस KNO3, ठीक है, AgCl, ठीक है, प्लस KNO3। तो ये वाला जो चीज है ना, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम टेस्ट ट्यूब में देखें, ये अगर सपोज टेस्ट ट्यूब है तो यहाँ पर बन जाएगा आपका AgCl, ये देखिए, ये सब क्या है? AgCl, और इधर बन जाएगा KNO3, इधर क्या है? KNO3 है, और ये वाला जो है वो AgCl2 है, ठीक है, क्या? AgCl2 यानी सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड या सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, ये घुला नहीं है KNO3 में, ठीक है, KNO3 में ये घुला नहीं, बल्कि ये नीचे बैठ गया। तो जब भी आप रिएक्शन करवाओगे, AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, यानी पानी में घुला हुआ AgNO3 लेना है, और KCl भी पानी में घुला हुआ लेना है। तो ये दोनों से जो रिएक्शन होगा वो एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, और एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, K फॉर पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर AgCl2 जो है वो क्या है? प्रेसिपिटेट है, मतलब कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, नहीं घुलने वाला एक सब्सटेंस है। तो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बन सकता है, ठीक है, चाहे गैस भी निकल सकता है। ये और भी क्या इसके गुण हो सकते हैं? तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर यानी कलर में बदलाव हो सकता है, ठीक है। कलर में बदलाव होना कैसे? कलर में बदलाव, कोई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। लोहा रखे रखे क्या होता है? आयरन जंग लग जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, यानी ग्रे कलर टर्न्स इनटू ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो हम कह सकते हैं ना वहां पर कि चेंज इन कलर हुआ, इट मींस वहां पर क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हुआ। मतलब ये केमिकल रिएक्शन के गुण है, जरूरी नहीं सारे कलर जिसमें चेंज हुआ वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन हुए, बट हो सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा।
ठीक है। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज आप CuSO4, ठीक है, CuSO4 यानी कि CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट। बच्चों क्या है ये, कॉपर सल्फेट, इसे हम बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल को अगर हम लोग एक उसमें आयरन के कुछ छोटे छोटे टुकड़े को डाल देंगे, आयरन के कुछ पीसेस डालेंगे, तो ये बना लेगा FeSO4, ठीक है। और ये होता है ब्लू कलर का, और ये कैसा बन जाएगा, ग्रीन कलर का, इसका नाम है ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, प्लस C। पढ़ेंगे इसको आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ये ब्लू कलर से किसमें चेंज हो गया, ग्रीन कलर में। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, जैसे आप उसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डालोगे ना, वो किसमें बदल जाएगा, ग्रीन कलर में डालेगा, ग्रीन कलर में बदल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि CuSO4 ब्लू कलर से FeSO4 क्या हो गया, ग्रीन हो गया। इसका मतलब चेंज कलर, मतलब चेंज कलर का ये एग्जांपल है। अगला हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है बच्चों, और हो सकता है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट कहने का मतलब सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से सॉलिड हो सकता है, ये सब। जैसे हमने क्या देखिए H2 + O2, ये क्या बना लेगा, H2O, यानी कि गैस है, ये गैस है, और क्या बन गया, लिक्विड। तो कहने का मतलब यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ ना, क्या चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ। और क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। और क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि केमिकल रिएक्शन के जो लक्षण है वो मैंने बता दिया। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई एग्जांपल, हाँ देखिए, आप लोग को याद होगा कि जो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो चूना यूज किया जाता है, लाइन, उसको सबसे पहले फूलने के लिए डाला जाता है, यानी पानी में डाला जाता है तो खौलने लगता है, यानी कि हम बोल सकते हैं COO + H2O। इसे पानी में अगर हम डालेंगे तो ये बनेगा CaOH2। ये क्या है, ये इसका नाम है क्विक लाइन। क्या नाम है, क्विक लाइन। और ये क्या बना लेगा, सेलेक्ट लाइन। क्या बना लेगा, सेलेक्ट लाइन। क्या बना लेगा बच्चों, ये सिलेक्ट लाइन बना लेगा, ठीक है। क्विक लाइन टर्न्स इनटू सिलेक्ट लाइन, यानी यार यहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हीट एनर्जी। तो कहने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर में बदलाव आया, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्विक लाइन में कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं हम, उसमें अगर पानी डालेंगे तो ये बन जाएगा सिलेक्ट लाइन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट एनर्जी रिलीज करेगा जो कि गर्म होगा, काफी गर्म होगा, ठीक। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के। इन पांचों में से कोई भी हो सकता है जब एक केमिकल रिएक्शन होगा। एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं, whenever chemical reaction occurs there may be evolution of a gas or formation of precipitate or change in color or change of state or change in temperature. I have given you example of every characteristics, right? So learn it and use it for further concept. ये क्या करना है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट देयर इज केमिकल रिएक्शन अकर। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि व्हेनेवर केमिकल रिएक्शन अकर देयर मे बी these characteristics comes out, right? Okay, so let's erase it. आप लोग क्या करें, इसे कॉपी में नोट कर लिए। मैंने सबके एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेट आप लोग को समझ में आया ना। प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया जो नहीं घुलने वाला चीज नीचे जो बैठ जाता है ना, उसे ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। किस पे आते हैं, केमिकल इक्वेशन। प्रॉपर्टीज खत्म कर दी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन 5 प्रॉपर्टीज मैंने बताया अभी, वही था। आते केमिकल इक्वेशन पे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उसे रिप्रेजेंट 2 तरह से कर सकते हैं। हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, बाय वर्ड इक्वेशन और बाय सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन सपोज अगर हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, वाटर। सपोज ये वाटर बनाया, तो ऐसे बार बार लिखने में हमारा काफी टाइम चला जाता है। इसको हम बोलते हैं वर्ड रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड और इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो वर्ड इक्वेशन बार बार अगर हम लिखेंगे
तो हमारा काफी टाइम जाएगा। इससे बेटर है कि हम इसे क्या लिखें, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, H2 + O2 = H2O, ठीक है, और इसे बैलेंस कर देंगे, जो कि जस्ट मैं आगे बताने वाला हूँ। सो हाउ कैन वी डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन? हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulas of chemicals is called chemical equation, ठीक है। यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। अब पता है व्हाट आर द बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इसके क्या एडवांटेजेस, इट सेव्स आवर टाइम, मतलब ये हमें समय, काफी कम समय लेता है। वर्ड में लिखेंगे काफी टाइम लेगा, लेकिन इक्वेशन में लिखेंगे तुरंत ही हम लिख सकते हैं, तो ये सेव करता है। प्लस ये काफी इंफॉर्मेटिव होता है। इंफॉर्मेटिव जैसे H2 क्या होता है, गैस होता है, गैस का रिप्रेजेंटेशन अच्छा मैं यहाँ से दे सकते हैं, सॉरी G, ठीक है, ये भी G, लेकिन ये क्या बना, लिक्विड। तो ये इंफॉर्मेटिव होता है, यानी अलॉन्ग विथ हमें यहाँ शो करना होता है कि वो लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में कहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये सारा चीज हमें शो करना पड़ता है। तो केमिकल इक्वेशन के एडवांटेजेस ये है कि ये काफी इंफॉर्मेटिव होता है और ये काफी हमारा टाइम सेव करता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में जितने भी उसमें केमिकल्स एकोमोडेट होते हैं, उनको फार्मूला की मदद से हम क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या होता है कि रिएक्टेंट और ये क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। यानी कि केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और इधर क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं रिएक्शन, और फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट्स आर दोज स्पीसीज दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स आर दोज स्पीसीज दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर दोज स्पीसीज दैट टेक पार्ट इन दैट फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन में बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ रहा है। तो यानी यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए रिएक्टेंट, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हम बता रहे थे केमिकल इक्वेशन में कि रिएक्टेंट हो सकता है कोई अदर स्टेट में रहे, प्रोडक्ट कोई अदर स्टेट में हो। स्टेट कहने का मतलब कि वहां पर लिक्विड सॉलिड कौन सा स्टेट में। तो आप ये चीज जरूर वहां पे लिखो कि ये किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, या एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, ये चीज हमें मेंशन करनी पड़ती है। तो ये केमिकल इक्वेशन इस तरह से काफी इंफॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन का। आप लोग इतना समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे डायरेक्ट आते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस इट।
क्वेश्चन हमारे पास है हाउ टू बैलेंस, कैसे हम बैलेंस करेंगे। देखिए सबसे पहले एक चीज कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जरूर फॉलो होता है। आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं इसे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। जितने एटम के जो मास होंगे, जितने भाग लेंगे, जितना मास होगा भाग लेने वाले स्पीसीज का, उतना ही मास होगा बनने वाले मतलब कि स्पीसीज का। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी अगर बना है, तो अगर ए का कोई स्पीसीज अगर यहाँ पे है, सपोज सी है, बी का कोई स्पीसीज डी है। अच्छा ऐसा नहीं समझ में आया आप लोगों को। सपोज हम ऐसे लेते हैं H2 प्लस Cl2, यहाँ बना 2HCl, ठीक है, सपोज ऐसा बना। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जितना हाइड्रोजन का मास होगा उतना ही यहाँ पर होगा, और जहां जितना यहाँ फ्लोरीन का मास होगा उतना ही यहाँ पे होगा। कहने का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के साइड जो भी केमिकल है उसका मास प्रोडक्ट के साइड जो केमिकल है उसका मास इक्वल होना चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर मास और यहाँ पे मास इक्वल होना चाहिए, क्लोरीन का यहाँ पे मास, फ्लोरीन का यहाँ पे मास इक्वल होना चाहिए। दैट्स व्हाई इन दोनों का मास इस साइड और इन दोनों का मास इस साइड बराबर हो जाएगा। तो ये हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमेशा जब भी हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस किस आधार पे करेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पे करेंगे, ठीक है। और कैसे बैलेंस करेंगे तो ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Answer. The chemical equation in which the mass of every species on the reactant side is equal to the mass of masses कर देते हैं ना, masses plural masses of every species. The chemical equation in which the masses of every species on the reactant side is equal to the masses of every species on the product side is called balanced chemical equation, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो रिएक्टेंट साइड के जो स्पीसीज होंगे, यानी रिएक्टेंट मतलब केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेंगे उनका मास, प्रोडक्ट में जो बनेंगे उनका मास बराबर होने चाहिए हर हाल में, तभी हम बोलेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यानी कि द केमिकल इक्वेशन व्हिच फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है वो बैलेंस्ड है, अदरवाइज दैट केमिकल रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, इट मींस इट नीड्स टू बैलेंस, ठीक है। तो एग्जांपल सबसे पहले 1 में देखता हूं, शुरू करते हैं यहां से H2 प्लस O2 इक्वल टू बना H2O, ठीक है। यानी इसको आप घेर दीजिए, जहां जहां सबको घेर दीजिए। इनको हमें कुछ भी मतलब यहां से बदलाव नहीं करने, जो बदलाव करने वो हम ऐड करेंगे, सिर्फ कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे O2 था तो यहाँ से ऐसा नहीं कि 2 को मिटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये ऐसे ही रहने वाला है 2 ये वाला, तो इसको हम घेर दें। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस होने के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड वो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है, सेम स्पीसीज के। तो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है।
तो ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितना 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं ना, मतलब बैलेंस नहीं है। तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो हम ऐड करेंगे यहाँ पर, यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या किया 2 लिख दिया। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, बट हाइड्रोजन को देखते हैं तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कितना हाइड्रोजन हो गया 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ भी इस साइड अगर 4 हाइड्रोजन है तो इस साइड भी 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाएंगे, 2 2 जा 4। अब ये कंप्लीटली बैलेंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये बैलेंस हो गया, ओके। अच्छा देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस H2 क्या बनाएगा NH3। अब इसको बैलेंस करना है, चेक करते हैं पहले ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 1, तो ये तो गलत हो गया ना, बैलेंस तो नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, देखिए 2 लगाए तो हो गया ना 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अच्छा चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, हाइड्रोजन इस साइड कितना है 2 है, इस साइड हाइड्रोजन कितना है 2 3 जा 6 है ना, 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस हो गए। मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी स्पीसीज ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम स्पीसीज ऑन द राइट साइड, ठीक है, ये चीज तो हो गया। ये ऐसे बैलेंस करेंगे, और भी हम एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में लेता हूं CH4 प्लस O2, ठीक है, ये बनाएगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे कार्बन, बच्चों आपको ये सिंबल पता होने चाहिए, सबका सिंबल जितने भी एलिमेंट्स है सब 30 तक एटलीस्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। ये क्या है कार्बन है, तो लेफ्ट साइड में देखते हैं कार्बन कितना 1 है, राइट साइड में कार्बन देखते हैं कितना है 1 है, मतलब कार्बन क्या है बैलेंस है, ठीक है। चेक करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है बच्चों लेफ्ट साइड में टोटल 4 है, इधर कितना है 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। एक काम करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो अब ये बैलेंस हो गया, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, 2 2 जा 4, क्लियर, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है, राइट साइड में चेक कीजिए 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 और 2 4 है, मतलब राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है 4 है, तो लेफ्ट साइड में 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे इजीली हम लोग 2 पुट कर देंगे, हो गया ना 4, इजी है ना, काफी इजी है, ओके चलिए ठीक है, ये काफी इजी है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं और बैलेंस करने के लिए क्या ले लेते हैं एग्जांपल, ब्रेक डाउन ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन के संबंध में ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी देता है, ठीक है। ये सपोज ये इक्वेशन है, ग्लूकोज से एनर्जी हमें कैसे मिलता है, तो कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो इसका तो हम कुछ नहीं करेंगे एनर्जी का, क्योंकि ये केमिकल नहीं है उधर। अब देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है 6, हम सबसे पहले ना कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके दूसरा बैलेंस कर लेंगे, है ना, यानी कार्बन का 6 कार्बन है यहाँ पे कार्बन कितना है बच्चों, एक ही कार्बन है, मतलब पूरे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में 6 कार्बन है और इधर कितना है 1 कार्बन है। तो हम क्या करेंगे इधर 6 लगा देंगे, तो देखिए 6 कार्बन और यहाँ भी 6 कार्बन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। चेक करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है इधर लेफ्ट साइड में 12 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 कर देते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन 12 और ये 6 2 12, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 8 हो गया टोटल। रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन हो गया 8, यहाँ देखिए 6 2 12 ऑक्सीजन O2 है ना, 6 पार्ट इसका 12 हो गया और 6 यहाँ पे 12 और 6 18 हो गया, कितना हो गया बच्चों 18, 18 ऑक्सीजन हो गया। रिएक्टेंट साइड में 18 ऑक्सीजन है, इधर कितना, क्या करें हम कैसे बैलेंस करेंगे इसको,
तो हम कर लेते हैं इधर 6 इधर है, हमें और 12 चाहिए, तो 6 लगा लेते हैं, 6 लगा लेते हैं। देखिए तो 6 2 12 और 6 18 और इधर भी था 18। अब ये कंप्लीटली बैलेंस है। लास्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट का सेकंड या थर्ड पेज पे होगा, देख लेना आप लोग। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है, BaCl2 प्लस बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, ठीक है। तो ये बनाएगा आपका Ba सोडियम बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl। चलो इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना इसे थोड़ा सा टफ लग रहा है देखने में, बट स्टिल ये इजी है। देखते हैं बैरियम कितना है, इधर 1 है, ये रिएक्टेंट साइड हुआ और ये प्रोडक्ट साइड हुआ। बैरियम कितना है बच्चों, 1 है, इधर भी 1 है, क्लियर। हाँ, सोडियम देखते हैं, सोडियम 2 है और इधर सोडियम 1 है, तो इधर 2 बना देते हैं, 2 सोडियम हो गया, इधर भी 2 इधर भी 2, क्लियर। क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन ऑटोमेटिकली इधर 2 बन गया, अभी लगाए तो। सल्फर चेक कीजिए, सल्फर कितना है, पूरा इधर लेफ्ट साइड में एक ही सल्फर है, यहाँ भी एक ही सल्फर, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद का जो टॉपिक है ना वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो मैं अगले क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं करके जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग को याद करना है ताकि नेक्स्ट क्लास तक आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। 2 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है। बैलेंसिंग के काफी एग्जांपल हमने करवाया आपको। स्टील कोई अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एनसीईआरटी का है। व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन का क्यों उसे क्लीन साफ किया जाता है सैंड पेपर से। एनसीईआरटी की ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन टेक्स्ट में, फर्स्ट ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वहां पे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में लिया गया था कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये चीज शो करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां पर। तो यहाँ से पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उससे पहले उसको साफ किया जाता है, क्यों? क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव मेटल है, और मैग्नीशियम हवा के संपर्क में जब ये आता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि उसके ऊपर एक परत बन जाता है, लेयर बन जाता है। तो सैंड पेपर से उस परत को साफ किया जाता है पहले, मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत वहां से हट जाए और उसको वो फिर अच्छे से जल पाए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम ribbon should be cleaned before burning to remove the layer of magnesium oxide formed due to रिएक्शन विथ एयर, ठीक है। हवा से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बन जाता है जो जलने में दिक्कत करता है, तो फिर क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई शुड वी टेक ग्रैन्युलेटेड जिंक instead of solid zinc? Why should we take granulated zinc instead of solid zinc? मतलब कि केमिकल रिएक्शन जब हम लोग केमिकल रिएक्शन लैब में करते हैं तो पूरा सॉलिड मेटल लेने के बजाय उसका टुकड़ा टुकड़ा लेते हैं। ग्रैन्युलेटेड मतलब टुकड़ा टुकड़ा, क्यों? क्योंकि सॉलिड मेटल अगर लेते तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, और टुकड़ा टुकड़ा लेते तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जो रिएक्शन में काफी मदद करता है।
तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एरिया पे डिपेंड करता है। ज्यादा एरिया अगर रहेगा तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा, कम एरिया रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। इसीलिए हम लोग ग्रैनुलेटेड फास्ट रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, ग्रैनुलेटेड जिंक लेते हैं। इसको लिख देता हूं मैं आंसर, we should choose granulated zinc as it has larger surface area than solid zinc and larger surface area makes reaction faster, यानी रिएक्शन को ये क्या करता है, तेज कर देता है। इसीलिए हम लोग टुकड़ा टुकड़ा मेटल लेते हैं सॉलिड मेटल के तुलना में। ठीक है, तो ये चीजें तो खत्म हो गई। आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूं। इसके बाद जो है हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। 2 से 3 दिन लगेगा इस चैप्टर को फिनिश होने, आप लोग अच्छे से समझ लें। हो सकता है आज दिक्कतें आई हूं थोड़ा बहुत, लेकिन अगले क्लास में ये सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और इस टाइम जो टाइम आपको मिला हो उस टाइम का भरपूर फायदा उठाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।